हेलो एवरीवन। तो आज एक टॉपिक को शुरू करेंगे जो कि सीआरपीसी का क्रिमिनल प्रोसीजर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जिसको हम बेल कहते हैं यानी जमानत। जमानत किन प्रावधानों में दिए जाते हैं, न्यायालय का क्या अधिकार है जमानत देने का, जमानत को कैसे समझना चाहिए, इसको प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम क्लियर करेंगे। तो जमानत की अगर बात करें तो वर्ड बेल शब्द पूरी संहिता में कहीं भी डिफाइन नहीं करा गया है और हम कैसे जानते हैं कोई मामला जमानती है या अजमानती है, तो वो फर्स्ट शेड्यूल बताता है सीआरपीसी का। देखिए, बहुत सारे प्रैक्टिस में ये चलता है कि हम मानते हैं कि जिन प्रावधानों में सज़ा 3 साल से ऊपर की है वह अजमानती है, लेकिन जिसमें 3 साल से नीचे की है वह जमानती है। देखिए, ये बिल्कुल गलत अवधारणा है, क्योंकि सीआरपीसी का फर्स्ट शेड्यूल बताता है कोई मामला बेलेबल है या नॉन बेलेबल। क्योंकि आप देखिए, जैसे आईपीसी सेक्शन 494 वो बाइगैमी के बारे में बताता है, और बाइगैमी देखा जाए तो 7 साल तक का अपराध है, और उसमें जो वह ऑफेंस बेलेबल है या कि नॉन बेलेबल, तो ये 3 साल का क्राइटेरिया इतनी एक अवधारणा है। जब भी हमको देखना है, हमको फर्स्ट शेड्यूल लगा के देखना है। फर्स्ट शेड्यूल से हमको पता लगेगा कोई मामला बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। अब हम देखेंगे कि बेल के प्रावधान, कैसे बेल दी जाती है बेलेबल ऑफेंस में, नॉन बेलेबल ऑफेंस में। तो अगर कोई मामला बेलेबल ऑफेंस है और पुलिस वाले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाए हैं, तो पुलिस का ये ऑब्लिगेटरी बाध्यकारिता है पुलिस पर कि वह उस व्यक्ति को बताए इस बारे में कि वह अपराध जमानती अपराध है और जमानत दे। यह सेक्शन 50 का सब क्लॉज 2 बताता है ऐसा। और नॉन बेलेबल ऑफेंस में ये नहीं कि बेल मिलेगी नहीं, नॉन बेलेबल में ऑफेंस जो बेल मिलेगी वो न्यायालय के द्वारा मिलेगी। किन प्रिविलेज पे मिलेगी, क्या अधिकार होंगे, एक्यूज का राइट क्या होगा, न्यायालय का डिस्क्रिशन होगा, ये हम जानेंगे। अब सबसे पहले एक क्राइटेरिया बनाते हैं कि बेलेबल ऑफेंस में किन प्रावधानों में बेलेबल ऑफेंस में बेल मिल जाती है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर कोई ऑफेंस बेलेबल है तो एक्यूज का ये राइट बन जाता है कि उसको बेल लेना है और न्यायालय को उसको बेल देना पड़ेगा। लेकिन अगर न्यायालय को ये लगता है कि वह मामला जो कि प्रथम दृष्टि दिख रहा है, चाहे तो वो पुलिस रिपोर्ट पे हो चाहे कैसे भी हो, कि वह बेलेबल नहीं है और नॉन बेलेबल है, अभी डिसाइड तो नहीं हुआ कि एक्यूज की सज़ा क्या है, जो कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ, तो अगर न्यायालय को लगता भी है बेलेबल ऑफेंस में भी कि ये मामला नॉन बेलेबल है, तो न्यायालय रीजंस रिकॉर्ड करेगा और उसकी बेल को रिजेक्ट कर सकता है बेलेबल ऑफेंस में भी। तो ये बात हमको समझनी बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई मामला बेलेबल है तो बेल लेना मैंडेटरी हो जाएगा, एक्यूज का बेल लेना अधिकार है और न्यायालय को मैंडेटरी उसको बेल देनी ही पड़ेगी। अब हम जानते हैं कि बेलेबल ऑफेंस में बेल किन किन प्रावधानों से मिलती है। देखिए, बेलेबल ऑफेंस कैसे बनते हैं। देखिए, सेक्शन 436 सीआरपीसी का हमको ये बताता है कि इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन, किन प्रावधानों में बेल मिलती है। अगर न्यायालय को ये कॉग्निजेंस में लग रहा है कि मामला बेलेबल है, तो वह रीज़न रिकॉर्ड करेगा बेलेबल है और एक्यूज को फर्निश करेगा सिक्योरिटी के साथ, और बेल बॉन्ड जो भी भरवा के उसको बेल ग्रांट करेगा। लेकिन अगर पुलिस रिपोर्ट पे या किसी भी मामले में यह नज़र आता है कि मामला बेलेबल नहीं है लेकिन पुलिस ने लगाया है बेलेबल है, जब भी न्यायालय को अगर ये लगता है कि मामला बेलेबल नहीं है, तो न्यायालय फिर भी उस बेल को रिजेक्ट कर सकता है और उसके लिए न्यायालय को रीजंस रिकॉर्ड न करने पड़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। अगर हमको ये लगता है कि कोई व्यक्ति इंडिजेंट है, अकिंचित व्यक्ति है कि वो बेल दे ही नहीं पाएगा, तो अगर मामला बेलेबल है तो कोर्ट तो 2005 में एक अमेंडमेंट आया जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, अगर वह नज़र आता है, प्रतीत होता है कि वह बेलेबल ऑफेंस में कि वो बेल दे ही नहीं पाएगा, तो कोर्ट उसे पर्सनल अपीयरेंस पे छोड़े, पर्सनल बॉन्ड पे अपीयरेंस पे छोड़े, लेकिन उसको छोड़ना पड़ेगा। इसमें शैल वर्ड यूज़ करा गया,
अगर कोई व्यक्ति इंडिजेंट है और बेल नहीं दे सकता। ये हमने समझा 436 में किन मामलों में बेलेबल। क्या 437 में भी कोई ऐसे मामले हैं जो बेलेबल बनाता हो? जी, 437 का सब क्लॉज 2 ये कहता है, अगर न्यायालय को ये लगता है किसी भी स्टेज पे, चाहे वो इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, ट्रायल हो, कि रीजनेबल ग्राउंड है कि जो मामला कमिट हुआ है वह नॉन बेलेबल नहीं है, दिख रहा है नॉन बेलेबल है लेकिन नॉन बेलेबल नहीं है, तो जो सफिशिएंट ग्राउंड है और अभी मामला पेंडिंग है, तो न्यायालय उसको रिलीज़ कर सकता है इस मामले में भी और श्योरिटी के साथ। तो इसमें भी शैल वर्ड लगाया अगर न्यायालय को लगता है, और साथ के साथ रिलीज़ करने के साथ सेक्शन 437 सब क्लॉज 4 ये कहता है जो न्यायालय का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो क्या करेंगे, वो जैसे इसके सब क्लॉज 2 में शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग फॉर रीजंस फॉर डूइंग, कि वो बेल क्यों दे रहे हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी, अगर वो नज़र आ रहा है कि बेलेबल है तो रीजंस रिकॉर्ड करेंगे। और आगे बढ़ते हैं 437 सब क्लॉज 6 ये कहता है अगर कोई मामला ट्रायल कोर्ट में ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट है और मामला नॉन बेलेबल ऑफेंस का है, जो कि एविडेंस से 60 दिन के अंदर ये कंक्लूड नहीं हुआ हो पाया है, तो बेल देना अधिकार बन जाएगा उस व्यक्ति का, जो कि एक्यूज़ है, उसको बेल लेना उसका अधिकार बन जाएगा, और ताकि वह कस्टडी में भी हो, लेकिन वह जो ट्रायल है वो सेशन ना हो। क्या कहा मैंने? अजमानती अपराध जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय है, तो वह जमानती हो जाते हैं, जबकि गिरफ्तारी के दिन से अभियुक्त जमानत पर ना हो, क्योंकि अभियुक्त गिरफ्तारी के दिन से जमानत पर नहीं है, तथा साक्ष्य देने की नियत तिथि 60 दिन के अंदर विचारण पूरा ना हुआ हो, तो बेल लेना अधिकार बन जाएगा सेक्शन 437 सब क्लॉज 6 में। आगे बढ़ते हैं 437 सब क्लॉज 7 में ये कहता है कि अगर कोई मामला जो नॉन बेलेबल ऑफेंस का चला था और जजमेंट नज़दीक आ गई है उसकी फाइनल, और न्यायालय को एक ओपिनियन सेट हो चुका है, ग्राउंड बन चुका है कि ये मामला जो था ऑफेंस गिल्टी नहीं है इस मामले में, तो अगर वो जजमेंट 1 महीने बाद सुनाता है तो 1 महीने तक एक्यूज़ को ज़रूरी थोड़ी ना कस्टडी में रखा जाए, तो उसको बेल दे देना चाहिए, ये 437 सब क्लॉज 7 बताता है। तो ये शर्तें तो हमने जानी किन मामलों में बेलेबल ऑफेंस बन जाता है। अब नॉन बेलेबल की बात करें तो देखिए, अगर नॉन बेलेबल की बात करें तो सीधी हमको ये समझना चाहिए नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल कैसे मिलेगी, तो ये 437 बताएगा। देखिए, ये 437 न्यायालय का डिस्क्रिप्शन भी होता है कुछ, और कुछ इसमें कुछ ग्राउंड्स है जिसमें बेल दी भी जा सकती है, ठीक है। तो व्हेन बेल में बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल कैसे दी जाती है? अगर कोई व्यक्ति सस्पेक्टेड है किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में, अरेस्ट हुआ है बिना वारंट के, तो कोर्ट के सामने आता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, कोर्ट ऑफ सेशन हो, तो वो बेल पे रिलीज़ कर सकता है। बट इसके आगे बट लगाया और ये कहा कि कोर्ट कहाँ बेल नहीं देगा। पहली शर्त ये है कि वह जो व्यक्ति है वो ये बिलीव होना चाहिए कोर्ट को, रीजनेबल ग्राउंड है कि वह गिल्टी है, ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ इन अपराधों में, तो वहाँ बेल नहीं देगा। और दूसरा ये है, अगर ये नज़र आता है कि मामला कॉग्निजेबल ऑफेंस था और ये जो ऑफेंडर है प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है कई बार, जो कि मामले उम्र कैद और मृत्युदंड से नवाजे जाने वाले अपराध हो, जो कि 7 साल और उससे ज़्यादा, और वह प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है कई बार कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो वहाँ बेल नहीं देगा। अब इसका एक प्रोविजन जोड़ा 437 सब क्लॉज 1 में, जो ये बताता है कि क्लॉज 1 और क्लॉज 2 अगर ये नज़र आता है, ये ग्राउंड है कि कोई व्यक्ति 16 साल से कम उम्र का है, कोई वुमेन है, कोई सिक है, कोई इन्फर्म है, कोई ओल्ड पर्सन है, तो उनको बेल पे छोड़ा जाना चाहिए। ये कोर्ट को
एक डिस्क्रिप्शन बना रहा है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी, ठीक है। और ये कहा गया कि रिलीज़ और बेल पे रिलीज़ करने के लिए ये जस्ट और प्रॉपर स्पेशल रीजंस होने चाहिए देने के लिए कि क्यों उसको बेल पे छोड़ा जा रहा है। और मेयर फैक्ट डेट एक्यूज में भी रिक्वायर्ड बिंग आइडेंटिफाइड विटनेस, सिर्फ मेयर फैक्ट होना कि एक्यूज ये है या एक्यूज ने, तो ये बेल के ग्राउंड नहीं है, बहुत साउंड रीजंस होने चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से साउंड रीजंस है जहां बेल नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल नहीं देनी चाहिए। देखिए, बेल जब भी देते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस में तो एक बहस चलती है जिससे कोर्ट सेटिस्फाई होता है, तो इन ग्राउंड पे बेल कोर्ट नहीं देता है। देखिए, पहले हम ये देखें कि नेचर ऑफ एक्विजिशन, कि उसका जो अपराध है उसका प्रवृत्ति क्या है। दूसरी, हम ये जानते हैं कि दिए गए साक्ष्यों का महत्व कितना है, जो अपने सपोर्ट में उसने बेल के लिए दिए हैं उनका महत्व कितना है, तो बेल का एक चर्चा करी जा सकती है। साथ में बेल पर छोड़ दिया जाए तो उसके भागने की संभावना कितनी है, ये भी ग्राउंड हमें देख के बेल देनी पड़ेगी। और कि डिफेंस के लिए हमने ये देखा कि डिफेंस के लिए कितना के लिए समय है, उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि डिफेंस के लिए वो समय बना सकता है कि नहीं बना सकता। कैसे, सपोज़ करिए एक अपॉर्चुनिटी हमने उसको, अगर वो व्यक्ति उसका कोई साथी नहीं है ना वो अकेला है, तो उसको अगर हम डिफेंस के लिए समय नहीं देंगे, बेल पे नहीं छोड़ेंगे, तो अपना केस कैसे तैयार करेगा वो। तो ये एक ग्राउंड बन सकता है बेल का। और उन परिस्थितियों को याद रखेगा जिसमें अपराध हुआ है, ये नेचर ऑफ ग्रेविटी को जानना है, ऑफेंस को जानना है, उस हिसाब से बेल देनी है नॉन बेलेबल में भी। और एक पॉइंट और आता है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत स्टेटस वाला है, अगर ये पॉइंट बनता है कि बाहर जाएगा तो वह विटनेसेस को और जो विक्टिम है उसको परेशान कर सकता है, बहुत चीज़ों को टेम्पर कर सकता है, तो बेल नहीं मिलेगी। और बाहर निकलने के बाद वह अपराध करने की कितनी संभावना है उसकी, तो ये भी एक ग्राउंड हो सकता है नॉन बेलेबल ऑफेंस में, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऑफेंस है जिसमें कोर्ट सेटिस्फेक्शन करेगा कि मामले में बेल देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अब सिमिलरली कुछ केसेस की बात करते हैं। देखिए, एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास कि अगर कोई जॉइंट ट्रायल चल रहा है किसी दो एक्यूज्ड का, और ये देखा गया कि एक बेंच ने जमानत दे दी है, तो क्या दूसरी बेंच भी पैरिटी के आधार पे उसको जमानत देगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में डिसीजन देते हुए ये कहा, इजहारुल हक वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2009 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इसमें कि एक बेंच के द्वारा अगर बेल दे दी जाए तो उसका मतलब यह नहीं लगाया जा सकता कि पैरिटी के आधार पर दूसरी बेंच भी बाउंड है बेल देने के लिए। बेल हमेशा साउंड रीजंस पे दी जाएगी। अगर एक बेंच ने दे दी तो दूसरी बेंच के ऊपर वे पैरिटी के आधार पर बाध्यकारिता नहीं होगी कि वो बेल दे दे। और एक केस ऐसे सिमिलर और आया, प्रमोद कुमार वर्सेस साधना रानी 1989, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि द वर्ड में जो 437 के सबसेक्शन वर्ड में मे वर्ड लगाया कि जो बेल देना शैल नहीं है, मे है, वो शुड नॉट रीड एज मैंडेटरी, उसको मैंडेटरी नहीं मानना चाहिए। वह हमेशा डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस ऑफ केसेस के ऊपर कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल कैसे मिलेगी। आई होप आपको अब ये क्लियरली चार्ट समझ आ गया होगा, बेलेबल ऑफेंस में बेल के प्रावधान कैसे हम जोड़ेंगे और नॉन बेलेबल में कैसे जोड़ेंगे, बेल को किस तरीके से प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली समझना चाहिए।